हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको आमेर के इतिहास के बारे में बताया था और अपन जो सवाई जयसिंह द्वितीय आते हैं, जिसको आमेर का चाणक्य भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, इनके द्वारा बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया गया था। अर्थात बुद्ध सिंह की मृत्यु के पश्चात जो बुद्ध सिंह हड़ा आता है, इसकी मृत्यु के पश्चात जो करवर का जागीरदार था सालिम सिंह, उसके पुत्र दलेल सिंह को गोद लिया गया। लेकिन उन्हीं के एक पुत्र हो जाता है, उसका नाम था उम्मेद सिंह। और उम्मेद सिंह और दलेल सिंह के मध्य में शासक बनने को लेके संघर्ष चला और सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा दलेल सिंह का साथ दिया गया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं उन्हीं सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में। तो शासक कौन? सवाई जयसिंह द्वितीय। जो शासक कहां के? आमेर के। सवाई जयसिंह द्वितीय। और इस सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो भरतपुर रियासत आती है, उस भरतपुर रियासत में चूड़ामन जाट की मृत्यु के बाद दो सरदारों अर्थात मोहकम सिंह और बदन सिंह के मध्य में विवाद होता है। और इस सवाई जयसिंह के द्वारा बदन सिंह का साथ दिया जाता है और उसको डी की जागीर और ब्रजराज की उपाधि प्रदान की जाती है। तो होता क्या है, ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, इनके समकालीन जो मुगल वंश के शासक आते हैं, मुगल वंश के जो शासक थे, उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला यानी सवाई जयसिंह द्वितीय के समकालीन मुगल वंश के जो शासक आते हैं, उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था, जो मुगल एम्पायर था, वह काफी दुर्बल हो जाता है। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जितने भी जो शासक हुए थे, वो सब दुर्बल शासक हुए थे। तो इन शासकों के अधिकार क्षेत्र में ये जो भरतपुर रियासत आती थी, भरतपुर रियासत, तो इस भरतपुर रियासत पर एक सरदार आते हैं, यहाँ के एक जमींदार आते हैं, जागीरदार आते हैं, जिनका नाम था चूड़ामन जाट। और इस चूड़ामन जाट की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अर्थात इस चूड़ामन जाट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात जो भरतपुर रियासत थी, भरतपुर रियासत, तो इस भरतपुर रियासत को अपने अधिकार में लाने के लिए या भरतपुर रियासत पर या भरतपुर रियासत का शासक बनने के लिए दो व्यक्ति प्रबल दावेदार थे, या दो व्यक्ति दो कबीलों से उठे। एक का नाम था मोहकम सिंह, मोहकम सिंह, और दूसरे का नाम था बदन सिंह। यानी मोहम्मद शाह रंगीला का जब भारत पर शासन था और ये मुगल साम्राज्य के शासक थे, उस समय भरतपुर रियासत में एक जाट जमींदार आते हैं, जिनका नाम था चूड़ामन जाट। और उस चूड़ामन जाट की
मृत्यु हो जाती है और चूड़ामन जाट की मृत्यु के पश्चात भरतपुर में अगला जाटों का नेता या सरदार बनने के लिए दो व्यक्ति खड़े हुए। एक का नाम था मोहकम सिंह और दूसरे का नाम था बदन सिंह। उसके अलावा ये जो भरतपुर रियासत के जितने भी जो जाट जमींदार थे उन्होंने इस मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ बगावत कर रखी थी और मोहम्मद शाह रंगीला को टैक्स देने से मना कर दिया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला को ये लगता था कि अगर ये भरतपुर के जो जाट हैं अगर ये बगावत कर देंगे तो अपनी जो सल्तनत है ये सल्तनत खतरे में आ सकती है। इसी वजह से ये जो मोहम्मद शाह रंगीला थे इस मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा आमेर के जो शासक थे सवाई जयसिंह, इस सवाई जयसिंह को ये जो भरतपुर का जो विद्रोह था इस भरतपुर के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। यानी मोहम्मद शाह रंगीला ने इस सवाई जयसिंह को ये जो भरतपुर का ये जो विद्रोह था इसको दबाने के लिए भेजा गया, दबाने के लिए भेजा। और जब ये सवाई जयसिंह इस विद्रोह को दबाने के लिए आ रहा था, भरतपुर के जाटों का विद्रोह दबाने के लिए आ रहा था, तब इस सवाई जयसिंह को पता चला कि भरतपुर की जागीरदारी या जमींदारी को लेकर मोहकम सिंह और बदन सिंह के मध्य में विवाद चल रहा है। तो आते ही इस सवाई जयसिंह ने बदन सिंह से कहा कि अगर मैं तेरे को राजा बना दूं तो या मैं तेरे को अगर मुगलिया सल्तनत के द्वारा अगर तेरे को राजा बना दूं तो तू क्या करेगा। तो बदन सिंह ने कहा कि जैसा आप कहें वैसा मैं करूंगा। और इस सवाई जयसिंह ने कहा कि मैं तेरे को भरतपुर का राजा बना दूंगा और तू ऐसा कर, ये भरतपुर के जो भी जाट मुगल वंश के जो मोहम्मद शाह रंगीला को परेशान करते हैं तो तू ऐसा कर, उनको समझा बुझा के मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए दबाए रख। तो इस सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इस बदन सिंह का साथ दिया गया और बदन सिंह को भरतपुर का क्या बना दिया, शासक बना दिया, भरतपुर का शासक बनाया। भरतपुर का शासक किसको बनाया, बदन सिंह को। और इसी बदन सिंह को, ये जो बदन सिंह थे इनको डीग की जागीर प्रदान की और इसी बदन सिंह को एक टाइटल भी दिया, उपाधि भी दी और उपाधि का नाम था ब्रिजराज। अर्थात जब सवाई जयसिंह के द्वितीय के द्वारा भरतपुर का विद्रोह दबा दिया गया तो ये जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, ये मोहम्मद शाह रंगीला इस सवाई जयसिंह को भी एक उपाधि देते हैं और वो उपाधि क्या आती है, राज राजेश्वर। इनके लिए भी एक उपाधि प्रदान की जाती है और उपाधि का नाम आता है राज राजेश्वर। राज राजेश्वर। तो होता क्या है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में जो भरतपुर रियासत आती है, इस भरतपुर रियासत में मोहकम सिंह और बदन सिंह के मध्य में भरतपुर का जागीरदार बनने को लेकर विवाद चला और ये भरतपुर के जो जाट रियासत के जो जागीरदार थे ये मुगल वंश के शासक को टैक्स भी नहीं देते थे। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए सवाई जयसिंह द्वितीय को इस मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा भरतपुर भेजा गया। सवाई जयसिंह द्वितीय ने बकायदा भरतपुर का राजा किसको बना दिया, बदन सिंह को। और बदन सिंह के लिए डीग की जागीर प्रदान की और साथ ही में एक उपाधि भी प्रदान की और उपाधि का नाम था ब्रिजराज। और ऐसा करके ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय था ये वापस कहां पे आ गया, मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह रंगीला के पास में आ जाता है। तो जब मोहम्मद शाह रंगीला ने सुना कि सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा भरतपुर का विद्रोह दबा दिया गया है तो मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रसन्न होकर ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे इनके लिए
एक उपाधि प्रदान की और उपाधि का नाम आता है राजराजेश्वर। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन 1741 के गंगवाना के युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा भरतपुर के विद्रोह को दबाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अगले अगर अपन विद्रोह की बात करें या विद्रोह को दबाने में जो सफल हुए थे या जिनके द्वारा बीकानेर में शासक बनाया गया था, तो उन्हीं के बारे में अपन वापस चर्चा करने वाले हैं। तो सवाई जयसिंह द्वितीय के समकालीन अगर अपन मारवाड़ की बात करें, मारवाड़, तो मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था अभय सिंह। और अगर अपन समकालीन बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के शासक का नाम था जोरावर सिंह। क्या नाम था? जोरावर सिंह। और मारवाड़ के अभय सिंह और बीकानेर के जोरावर सिंह के मध्य में सीमा के विवाद को लेकर विवाद चल रहा था। तो ये जो मारवाड़ के शासक अभय सिंह और बीकानेर के जो शासक जोरावर सिंह थे, इनके मध्य में एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम था गंगवाना का युद्ध। गंगवाना का युद्ध जो हुआ कब? 1741 ईस्वी को यह गंगवाना का युद्ध हुआ था। और ये जो सवाई जयसिंह थे, इन सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा गंगवाना के युद्ध में किसका साथ दिया गया था? तो आप बताओगे सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो गंगवाना का युद्ध 1741 को हुआ था, इस गंगवाना के युद्ध में जो बीकानेर के जो शासक आते हैं जोरावर सिंह, इनका साथ दिया गया था। इनका साथ दिया गया था। और अगर अपन युद्ध के परिणाम की बात करें तो इस युद्ध में मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह को हार का सामना करना पड़ा और बीकानेर के जो जोरावर सिंह थे, ये इस युद्ध में विजयी रहते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, गंगवाना का युद्ध 1741 ईस्वी को मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह और बीकानेर के शासक जोरावर सिंह के मध्य में हुआ था। और इस गंगवाना के युद्ध में जो आमेर के जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, इनके द्वारा बीकानेर के शासक जोरावर सिंह का साथ दिया गया था। अब जैसे ही मुगल वंश के जो भी दुर्बल शासक हुए या औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया, तो उस समय एक शक्तिशाली शक्ति ने जन्म लिया और उसका नाम था मराठा। और आपने मिडाइवल में पढ़ा भी होगा कि जो मराठे थे, उन मराठों के द्वारा दक्षिण लगभग आधे दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया गया था। और मराठे अब आगे बढ़ते हुए मालवा, मध्य प्रदेश और गुजरात पर अधिकार करना चाहते थे। उसके पीछे कारण यह था कि जो मालवा है, जो मध्य प्रदेश है, वह बात करें अपन कृषि की दृष्टि से तो एक अच्छे क्षेत्रों में आता है, अर्थात वहां पे उत्पादन की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर अपन विदेशों के साथ में संपर्क की बात करें तो उसकी दृष्टि से जो गुजरात है वो काफी अच्छी जगह मानी जाती है, क्योंकि गुजरात समुद्र के किनारे है और वहां से विदेशों के साथ में व्यापार करना भी आसान हो जाता है। तो इसी कारण मराठे किस पे अधिकार करना चाहते थे? मालवा, मध्य प्रदेश और गुजरात पर। तो होता क्या है कि मराठे अधिकार किस पर करना चाहते थे? तो अधिकार करना चाहते थे मालवा के ऊपर। तो मुगल वंश के जो शासक थे रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इन मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा यह सोचा गया कि अपन मालवा पर किसी शक्तिशाली शासक को अगर वहां का अपन जीजी बना दे, गवर्नर जनरल बना दे, तो मराठे कुछ हद तक रोके जा सकते हैं
और उस समय के अगर अपन प्रसिद्ध व्यक्ति की, बहादुर व्यक्ति की अगर बात करें तो वो कौन मिलते हैं अपन को? आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय। तो इसी सोच समझ के अनुसार ये जो मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, मुगल वंश के जो शासक मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, उन रंगीला के द्वारा भी सवाई जयसिंह द्वितीय को मालवा का गवर्नर बनाया गया था। तो यहाँ पे आप ध्यान ये प्रश्न रखोगे कि सवाई जयसिंह द्वितीय को मालवा का सूबेदार कितनी बार बनाया गया था, तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा के लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न पहले पूछा भी गया है कि सवाई जयसिंह द्वितीय सवाई जयसिंह द्वितीय 3 बार मालवा के सूबेदार या गवर्नर बने। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है कि सवाई जयसिंह द्वितीय को कितनी बार मालवा का सूबेदार बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था? तो 3 बार इनको मालवा का सूबेदार बनाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब जब ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, ये जब मालवा के सूबेदार बन गए थे, तो मराठों और ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, इनके मध्य में क्या होता है? संघर्ष होता है, और इनके मध्य में 3 प्रमुख युद्ध आते हैं। तो उन तीनों युद्धों के बारे में भी मैं आपको बताता हूं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार सवाई जयसिंह द्वितीय 3 बार मालवा के सूबेदार रहे, और इनके द्वारा गंगवाना के युद्ध में जो 1741 ईस्वी को हुआ था, और इस युद्ध में जो बीकानेर के जो जोरावर सिंह थे, उनका साथ दिया गया था। तो अब ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, इनको मालवा का सूबेदार बना दिया गया था, और मालवा के सूबेदार बनाने और मालवा को बचाने के खातिर इनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब मराठों को कैसे रोका जाए। तो मराठा और सवाई जयसिंह द्वितीय के बीच में 3 युद्ध हुए। सवाई जयसिंह सेकंड, और विरोध में अगर अपन विपक्षी इसकी बात करें दल की, तो आते हैं मराठा, यानी सवाई जयसिंह मराठा संघर्ष, या आप युद्ध भी लिख सकते हो। तो पहला युद्ध होता है पिलसुद का युद्ध। दूसरा जो युद्ध हुआ था वह था मंदसौर का युद्ध। तीसरा युद्ध हुआ था रामपुरा का युद्ध। तीसरा युद्ध कौन सा हुआ? रामपुरा का युद्ध हुआ। पहला पिलसुद का युद्ध, तीसरा ये दूसरा मंदसौर का युद्ध, और तीसरा आता है रामपुरा का युद्ध। तो ये जो पिलसुद का युद्ध था, ये पिलसुद का युद्ध 1715 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ? पिलसुद का युद्ध हुआ था। मंदसौर के युद्ध की बात करें तो मंदसौर का युद्ध 1733 ईस्वी में हुआ था, और ये जो रामपुरा का युद्ध था, ये रामपुरा का युद्ध 1734 ईस्वी में हुआ था। यानी सवाई जयसिंह द्वितीय और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए, और इस पिलसुद के युद्ध में ये जो पिलसुद का युद्ध था, मैं एक तरफ मराठा लिख देता हूं, इधर की तरफ मराठा और दूसरी तरफ सवाई जयसिंह द्वितीय। यहां पे सवाई जयसिंह द्वितीय लिख ही रखा है
तो जो पिलसुद का युद्ध हुआ था, इस पिलसुद के युद्ध में ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे ये क्या रहे, विजयी रहे। इनको इस युद्ध में क्या मिली, जीत मिली, और मराठा इस युद्ध में क्या हुए, हार गए। अब सवाई जयसिंह द्वितीय का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अर्थात जो आत्मविश्वास है, वह और बढ़ा। और अगला युद्ध हुआ मंदसौर का युद्ध, और मंदसौर का युद्ध 1733 ईस्वी को हुआ था। और इस मंदसौर वाले युद्ध में जो सवाई जयसिंह द्वितीय और मराठों के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे इनको हार का सामना करना पड़ा, और इस युद्ध में ये मराठा विजयी रहते हैं। मराठा क्या रहते हैं इस युद्ध में, विजयी रहते हैं। फिर जब मराठे हार गए, और मैंने आपको ये बताया भी है कि सवाई जयसिंह द्वितीय एक बुद्धिमान राजा थे, और ये अच्छे ज्योतिष और नक्षत्रों के भी अच्छे जानकार थे। तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने सोचा कि अगला अपना जो मराठों के साथ में युद्ध होगा, उस युद्ध में मराठे हारने वाले तो है नहीं, तो अपन क्या करें, राजपूताने के शासकों को आपस में मिलाएं। तो राजपूताने के शासकों को मिलाने के लिए इस सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था, और उसमें राजस्थान के सभी शासक आए थे, और सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। और हुरडा सम्मेलन में राजस्थान के सभी रियासतों के शासकों ने, जो 17 जुलाई 1734 को हुआ था, और उस हुरडा सम्मेलन में यह फैसला लिया कि अपन सभी शासक मिलकर मराठों को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतिहास की विडंबना है, हमारे राजपूताने के शासकों की विडंबना है कि वह किसी एक दूसरे के ध्वज के नीचे आकर युद्ध करना अपने लिए शान का काम नहीं मानते थे। इसी वजह से इन्होंने योजना तो बना ली, कौन से सम्मेलन में, हुरडा सम्मेलन में, कि अपन ऐसे मराठों को डिफीट करेंगे। फिर युद्ध हुआ अगले वर्ष 1734 को, जो रामपुरा का युद्ध हुआ था। इस रामपुरा के युद्ध में सवाई जयसिंह और इनके साथ में राजस्थान के सभी शासक, और एक तरफ कौन थे, मराठा। और अगर मैं इस युद्ध के बारे में आपको बताऊं, रामपुरा के युद्ध के बारे में, तो इस रामपुरा वाले युद्ध में भी मराठा क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। मराठा क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। और इस सवाई जयसिंह द्वितीय को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। फिर अगला मराठों और सवाई जयसिंह द्वितीय के बीच में एक समझौता होता है, और समझौता धौलपुर समझौते के नाम से होता है 1741 में। और ये जो समझौता था, ये समझौता जो सवाई जयसिंह द्वितीय जो मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से जाते हैं, और जो मराठा पेशवा आते हैं बालाजी बाजीराव, इनके मध्य में होता है। और तो इस प्रकार सवाई जयसिंह के द्वारा मराठों के साथ में भी संधियां कर ली गई थी। तो इस प्रकार ये मराठों और सवाई जयसिंह द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। पिलसुद का युद्ध 1715 को, इसमें मराठाओं की हार हुई। फिर दूसरा युद्ध हुआ मंदसौर का युद्ध, इस मंदसौर वाले युद्ध में भी मराठा विजयी रहे। और तीसरा युद्ध हुआ था रामपुरा का युद्ध, और इस रामपुरा के युद्ध जो 1734 में हुआ था, इस रामपुरा के युद्ध में राजपूताने के शासकों प्लस सवाई जयसिंह को हार का सामना करना पड़ा, और मराठा इस युद्ध में विजयी रहे थे। और मराठों का ये देखो आप आतंक देखो कि मराठों के द्वारा दिल्ली को भी कई बार लूट लिया गया था। तो जब दिल्ली को बार बार लूटा जा रहा था मराठों के द्वारा, तो वही मोहम्मद शाह रंगीला सवाई जयसिंह द्वितीय को भेजते हैं किसके पास में, मराठों के पास में, कि आप ऐसा करो, आप मराठों के पास में जाओ और उन मराठों को समझाओ कि अगर आप लूटपाट करते हो तो कम से कम हमारी राजधानी को तो बख्श दिया करो। तो इस प्रकार से आगे चलकर एक धौलपुर समझौता होता है 1741 को। तो उस धौलपुर समझौते के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।